स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता। मैं हूं आप सबका दोस्त विक्रम और हम आज पढ़ेंगे गुरु का अंतिम भाग 9। शुरू करते हैं। सुंदर काफी दूर था और त्यागी बुलबुल को देख रहा था। पीछे से आरडीएक्स भी उसके पास आ पहुंचे। क्या हो रहा है? राघव ने पूछा। पटा रहा है छोकरी को, सुंदर बोला। ये मौका अच्छा है, धर्मा कह उठा। अभी ये दोनों अलग हो जाएंगे। लंबी ही बात चल रही है, एक्स्ट्रा होंठ सिकोड़ कर बोला। इस हरामी ने हमें देवराज चौहान बनकर तगड़ा बेवकूफ बनाया था, राघव बोला, और नवाब अंसारी को हमारे हाथों से ले उड़ा। राघव ने सिगरेट सुलगाई। ये क्या बातें कर रहे हैं जो इतनी देर लगा रहे हैं? लो, अब बच्चा उठा लिया इस हरामी ने। चारों की नजरें त्यागी और बुलबुल पर थी। कुछ खास ही बात चल रही होगी। क्यों सुंदर, ये छोकरी को कहाँ मिला था? एक्स्ट्रा ने पूछा। बोगी में। बच्चा रो रहा था तो त्यागी बच्चे को उठाकर टहलता रहा। कहीं बच्चे की मां को पटा तो नहीं लिया? ताजा ताजा भागा है पुलिस के हाथ से, रहने का ठिकाना तैयार कर रहा हो। फिर उन्होंने त्यागी और बुलबुल को ऑटो की तरफ जाते देखा। वो जा रहे हैं, राघव बोला। तुम लोग यहीं रहो, मैं इनके पीछे जाता हूँ, सुंदर ने कहा और ऑटो की तरफ बढ़ गया। फोन करना, पीछे से धर्मा ने कहा। हाँ। और वो खड़े देखते रहे। त्यागी और बुलबुल ऑटो में बैठे और ऑटो आगे बढ़ गया। सुंदर को दूसरे ऑटो में बैठकर उस ऑटो के पीछे जाते देखा। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? एक्स्ट्रा बोला। हम भी पीछे चलते हैं, चलो। त्यागी की निगाह हम पर पड़ गई तो सारा खेल चौपट हो जाएगा। हम दूर रहेंगे, आओ। तीनों ऑटो की तरफ भागे। चल भाई, ऑटो में बैठते ही वो बोले। जल्दी से खींच ले। जाना कहाँ है? जो ऑटो अभी भी गया है उसके पीछे। ऑटो तेजी से आगे बढ़ गया, परंतु स्टेशन से बाहर आने पर वो दोनों ऑटो ही कहीं नहीं दिखे। काफी ढूंढा परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। पूना की सड़कें भी अजीब हैं, एकदम ऑटो गायब हो जाते हैं। एक्स्ट्रा गहरी सांस लेकर बोला। अगला दृश्य। सुंदर ऑटो में बैठकर आगे वाले ऑटो का पीछा कर रहा था। वो ऑटो नजरों से दूर ना हो, सुंदर ने ऑटो वाले से कहा। फिक्र मत करो, वो ऑटो नजरों से गुम हो गया तो एक पैसा भी मत देना साहब जी, ऑटो वाला बोला। वो बुधवार पेट की तरफ जा रहा है। तुम्हें कैसे पता? मैंने सवारियों को गोपाल से बात करते देखा था। गोपाल कौन? उस ऑटो का ड्राइवर। वैसे मामला क्या है साहब जी? कुछ नहीं यार, वो मेरी बीवी है, किसी और के साथ भाग रही है। मैंने देखना है कि वो कहाँ जाती है। एक बार, ये तो बहुत गलत बात है। एक बार मेरी बीवी भी भाग गई थी, साली को मैं गर्दन से पकड़कर घर वापस ले आया। ठीक किया, सुंदर बोला। तुम आगे नजर रखो। सुंदर ने फोन निकाला और जगमोहन का नंबर मिलाने लगा। जल्दी ही बात हो गई। कहाँ हो तुम लोग? सुंदर ने पूछा। बारामती पार किया है, 1 घंटा लगेगा पूना तक पहुंचने में, जगमोहन की आवाज आई। त्यागी कहाँ है? पूना से ट्रेन छोड़ी है उसने। ट्रेन में एक बच्चे वाली औरत को पटा लिया है, उसके साथ ऑटो में बैठकर जा रहा है। तुम उसके पीछे हो? हाँ। और आरडीएक्स? स्टेशन पर हैं, मेरे फोन का इंतजार कर रहे हैं। तुमने आने में देर लगाई तो गड़बड़ हो जाएगी। हम 1 घंटे में पूना में होंगे। 1 घंटा तो मैं किसी तरह टपा लूंगा, आरडीएक्स को घंटे बाद फोन करूंगा। ठीक है, हम पूना पहुंचकर तुम्हें फोन करेंगे। सुंदर ने फोन बंद कर दिया।
अगला दृश्य। ये 4 मंजिला पुराने से टूटे फूटे फ्लैट थे। एक के ऊपर एक कमरा बना हुआ था। ऑटो इन्हीं फ्लैटों में जा रुका। बच्चे को त्यागी ने उठा रखा था। वो बाहर निकला। बैग उठाए हुए बुलबुल भी बाहर आई। ऑटो वाले को पैसे देकर चलता किया। यहाँ रहती है तुम्हारी माँ? हाँ, पहले हम झोपड़ियों में रहा करते थे। चल, बुलबुल बोली। तभी सामने से आती एक औरत कह उठी, अरे बुलबुल तू, ये क्या शादी भी कर ली, बच्चा भी हो गया, और हमें बताया तक नहीं? तेरे को बताना जरूरी था क्या? बुलबुल मुंह बनाकर बोली। देख तो कैसे चपड़ चपड़ बोल रही है। पहले तो मुंह में जुबान नहीं होती थी। नोट ज्यादा आ गए हैं क्या? बुलबुल ने त्यागी की कलाई पकड़ी और सामने नजर आ रही सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। सीढ़ियां जगह जगह से टूटी फूटी थी। दीवारों से प्लास्टर झड़ रहा था। त्यागी सोच रहा था कि पुलिस उसे और अन्य कैदियों की तलाश में पूरे जोरों से भाग रही होगी। अपनी स्थिति पर वो निश्चिंत था कि पुलिस उस तक नहीं पहुंच सकती। बुलबुल की आड़ मिल चुकी थी उसे। कुछ दिन यूं ही बीत जाएंगे। वो तीसरी मंजिल पर पहुंचे। बच्चा रोने लगा। भूख लगी होगी इसे, बुलबुल बोली। तुम संभालो, त्यागी कह उठा। अंदर तो आ जाओ, मां संभाल लेगी। दरवाजा खुला हुआ था। वो दोनों भीतर प्रवेश कर गए। बच्चा रोए जा रहा था। कमरे में एक औरत चारपाई पर लेटी हुई थी। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर फौरन उठ बैठी। बुलबुल पर नजर पड़ी। त्यागी को बच्चा उठाए देख अगले ही पल आंखें फाड़ वो चारपाई से उठी। हाय हाय, तूने शादी भी कर ली, बच्चा भी कर लिया, सत्यानाश कर लिया अपना, वो कह उठी। मुझे क्यों ना खबर दी? त्यागी रोते बच्चे को चुप कराने की कोशिश में लग गया। वो 70 बरस की बूढ़ी औरत थी। चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई थी। बिना सोचे समझे मत बोला करो, बुलबुल बैग नीचे रखती कह उठी। तो क्या ये मेरा बच्चा है? मेरा आदमी है? वो हाथ नचाकर बोली। ये मेरे मालिक का बच्चा है, विजयवाड़ा में जिसके यहाँ काम करती थी। और ये कौन है? उसने त्यागी को घूरा। मेरे साथ है, ज्यादा सवाल मत पूछ। चाय बना, सफर से थके टूटे आए हैं। बच्चे को भी भूख लगी है। बच्चे के लिए तो खाने को कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, तू चाय बना, मैं बच्चे का खाने का सामान लाती हूँ और इसके बाप से भी बात करके आती हूँ। बुलबुल तुरंत बाहर निकल गई। उस औरत ने त्यागी से कहा, पानी देती हूँ, चम्मच से इसे पिला, कुछ देर के लिए चुप हो जाएगा। तुम ही संभाल लो, पानी पिला दो, त्यागी दुखी होकर बोला। हाँ हाँ ला, मुझे थे, उसने कहकर बच्चा लिया और उसे चम्मच से पानी पिलाने में व्यस्त हो गई। बच्चा चुप हो गया। त्यागी उस चारपाई पर जा बैठा। तुम्हें अभी चाय बनाकर देती हूँ, बुलबुल को आ लेने दो, वो बच्चा संभाल लेगी, मैं चाय बना दूंगी। 10 मिनट में ही बुलबुल आ गई। बच्चे के दूध का डिब्बा उसने पास रखा था। ले माँ, इसे दूध पिला दे। तू दूध तैयार कर, मैं चम्मच से पिला देती हूँ। बोतल है इसकी? नहीं तो अभी तो काम चला, बोतल भी आ जाएगी। बुलबुल ने दूध तैयार किया। उसकी माँ बच्चे को दूध चम्मच से दूध पिलाने लगी। बुलबुल पास ही बैठ गई। अब बता रही, चक्कर क्या है? मैं बच्चे को उठाकर भाग गई हूँ। हाय हाय, ये तूने क्या जुल्म कर डाला, पुलिस आती ही होगी, उसकी माँ कह उठी। वो डरपोक है, इसका बाप पुलिस को फोन नहीं करेगा, कमीना भी बहुत है। क्या हुआ? मैं सालों से उसके घर की देखभाल करती रही। उसकी बीवी तो बच्चे के पैदा होते ही उसे छोड़कर चली गई। क्यों? उसकी बीवी ने मुझे उसके साथ बिस्तर पर देख लिया था। अच्छा, फिर? 3 सालों से मैं उसके साथ बिस्तर पर जा रही हूँ। तनख्वाह भी तो ज्यादा देता है, माँ कह उठी। लेकिन अब उसे दूसरी काम वाली मिल गई है। उसका दिल उस पर आ गया है, मुझे नौकरी से जाने को कह दिया। ऐसा भी होता है क्या? नहीं होता, तभी तो उसका बच्चा उठा लाई हूं।
और 10 लाख मांगे मैंने। अच्छा किया, उसकी माँ ने हाथ हिलाकर बोला। वो देगा? हाँ, मैंने फोन किया है। 10 लाख लेकर वो दोपहर में पूना पहुंच जाएगा। साथ कहीं पुलिस न ले आए? पुलिस आई तो ये संभालेगा। बुलबुल ने त्यागी की तरफ इशारा किया। ये कौन है? पुलिस से भागा हुआ है, मुझे मिल गया। अच्छा ही हुआ, आगे का काम ये संभालेगा। फिर वो त्यागी से बोली, सुन रहा है? क्या? त्यागी ने सिर उठाकर बुलबुल को देखा। बच्चे का बाप 10 लाख लेकर दोपहर तक पूना आ जाएगा। उसके मोबाइल पर बात करके आई हूं अभी। ठीक है, तू खा पी कर 2 घंटे आराम कर ले। तूने ही बच्चा देकर पैसे लाने हैं उससे। वो साथ में पुलिस ले आए तो तूने संभालना है सब कुछ। मेरा नाम मत लेना। कह देना बच्चा तूने उठाया था। बुलबुल बोली। पुलिस मुझे पकड़ लेगी तो क्या हो गया? तू तो वैसे ही पुलिस से भागा हुआ है। पकड़ लिया तो जेल ही पहुंचेगा, मरेगा तो नहीं। सारी मुसीबत मेरे सर? त्यागी मुस्कुराया। मर्द है तो मर्द बन के दिखा। इस तरह मर्द मर्द बन जाता है? तो कैसे बनता है, तू बता। तू गीली हो, मैं तेरे को मर्द बन के दिखाता हूँ। वो भी हो जाएगा। पहले तू ये काम कर। मैं फोकट में किसी को कुछ नहीं देती। ये गीली क्या होता है? उसकी माँ ने बुलबुल से पूछा। तू चुप कर, हर बात के बीच में मत बोला कर। उसकी माँ शराफत से चुप होकर बच्चे को दूध पिलाने लगी। मैं तेरे साथ भी जाऊंगी जब तू बच्चा लेकर जाएगा। तू? हाँ, दूर रहकर तेरे पर नजर रखूंगी। मुझे तुम पर भरोसा नहीं। तू नोट लेकर भाग गया तो? तुझे गीली किए बिना मैं नहीं भागूंगा। जो भी हो, मैं तेरे साथ रहूंगी। रह ले। मैं तो कहता हूं तू अभी इधर आ जा, चारपाई पर। साले को हर वक्त एक ही सपना आता रहता है। बुलबुल मुंह बिगाड़ कर कह उठी। कौन से सपने की बात कर रही है तू? उसकी माँ कह उठी। तू फिर बोली माँ। मैं तो इसलिए कह रही थी कि अगर कोई बुरा सपना बार बार आता है तो पड़ोस में झाड़ फूक वाली औरत आकर रहने लगी है। उससे झाड़ा करवा देती हैं, सपने वगैरह ठीक हो जाएंगे। चुप रह। इसके सपने उस झाड़े वाले नहीं है, रंगीन सपने हैं इसके। बुलबुल खींच कर बोली। रंगीन सपने? वो कैसे होते हैं? अब तेरे को यहीं पर खोल के दिखाऊं क्या? चुप हो जा। बुलबुल उखड़ कर बोली। उसकी माँ फिर बच्चे को दूध चम्मच से दूध पिलाने लगी। त्यागी ने गहरी सांस ली और बोला, कहाँ मिलना है उससे? दोपहर को उसे फोन करूंगी, तब बताएगा वो। तेरा नाम क्या है, बताया नहीं तूने? वीरेंद्र त्यागी। लगता तो तू ठीक है। बुलबुल बोली। दुकानें खुलने दे, तेरे को पैंट कमीज ला दूंगी। मेहरबानी। अंडरवियर लाना मत भूलना। वो भी आ जाएगा। नाप क्या है तेरे अंडरवियर का? मुझे नहीं पता। हाथों से नाप ले। उतना हाथ करके दुकानदार को बता देना, वो दे देगा। तो फिर? बुलबुल ने कहना चाहा। चाय बना। साला यहाँ पर तो किसी ने पानी तक नहीं पूछा। पानी क्या पूछती, आते ही तो बच्चा दे दिया मुझे। तू बच्चे को संभाल माँ, मैं चाय बना देती हूँ। कहने के साथ ही बुलबुल उठ खड़ी हुई, किचन की तरफ बढ़ गई। लगता नहीं ये आपकी बेटी है, त्यागी ने बुलबुल की माँ से कहा। बेटी तो मेरी है, लेकिन इसका बाप बहुत बड़े घर से है। उसी से तो ये पैदा हुई। कहाँ फंसा मैं? त्यागी बड़बड़ा उठा। अगला दृश्य। जगमोहन का फोन आया सुंदर को। पूना आ गए हैं हम। ठीक है, तुम लोग बुधवार पेट पहुंचो। वहां आकर मुझे फोन करना। त्यागी तेरी नजर में है? हाँ।
उसके बाद सुंदर ने राघव को फोन किया। हम कब से तेरे फोन का इंतजार कर रहे हैं। राघव का तेज स्वर उसके कानों में पड़ा। कहाँ है तू। बुधवार पेट। फोन नहीं किया गया तेरे से। पहले त्यागी का ठिकाना देखता या तुम्हें फोन करता। सुंदर बोला, जबकि उसने जानबूझकर उन्हें फोन करने में देरी की थी। ठीक है ठीक है, त्यागी तेरी नजर में है। हाँ यहीं आ जाओ। बुधवार पेट। हाँ, मैं सुमित्रा रेस्टोरेंट के पास मिलूंगा। ना मिलूं तो तुम लोग यहीं रहना। अगला दृश्य। देवराज चांद और जगमोहन बुधवार पेट पहुंचे। जल्द ही उन्हें सुंदर मिल गया, जहां सुंदर ने मिलने को कहा था। मुझे खुशी है कि तुम आजाद हो गए, सुंदर ने मुस्कुराकर देवराज चौहान से कहा। जगमोहन ने मेहनत की तभी। छोड़ो इन बातों को, जगमोहन ने बात काटी। त्यागी की पोजीशन बता। त्यागी इस गली में तीसरी मंजिल के एक फ्लैट में है। ये एक कमरे का फ्लैट है और गरीब लोगों के लिए सरकार ने बनाए थे। त्यागी के साथ 30 बरस की एक औरत और एक बच्चा भी है। वहां एक या दो लोग और भी हो सकते हैं। त्यागी उस औरत से कैसे मिला। ट्रेन में उसे वो औरत मिली थी। समझा। त्यागी पुलिस की नजरों से बचने के लिए किसी तरह उस औरत के साथ हो गया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। उस घर में और कौन कौन है, तुम्हें देखना चाहिए था। मैं ज्यादा पास नहीं जा सकता। त्यागी ने ट्रेन में मुझे देखा था। दोबारा देखा तो उसे शक पड़ जाएगा, सुंदर ने कहा। आरडीएक्स कहाँ है। देवराज चौहान ने कस लिया। वो गली के उस तरफ सुमित्रा रेस्टोरेंट पर मुझे मिलने वाले हैं। क्या उन्हें तुम लोगों के बारे में बताऊं। नहीं, उन्हें अपना काम करने दो, देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। जगमोहन ने देवराज चौहान से कहा, अगर हम पहले त्यागी को साफ कर दें तो ज्यादा ठीक रहेगा। परंतु हमें त्यागी के आसपास की पोजीशन का पता नहीं। इस तरह उस घर में घुसना ठीक नहीं। वहां और लोग भी होंगे। शोर मच जाएगा तो। इंतजार करो, वो बाहर निकलेगा। जरूरी तो नहीं, हो सकता है वो 2 दिन तक बाहर ही ना निकले, जगमोहन ने कहा। वो शाम तक बाहर नहीं निकला तो फिर कुछ सोचेंगे। देवराज चौहान की आवाज में सोच के भाव थे। जगमोहन ने सुंदर से कहा, आरडीएक्स अब क्या करने का इरादा रखते हैं। वो तो त्यागी को खत्म करना चाहते हैं, तड़पा तड़पा कर उसे मारना चाहते हैं। ये तो मुझे भी पता है, लेकिन इस वक्त वो कुछ करने जा रहे हैं या नहीं, इस वक्त का तो मुझे नहीं पता। मिलेंगे तो मालूम पड़ेगा कि वो अभी कुछ करेंगे कि नहीं। तू उधर जा, जिधर आरडीएक्स तेरे को मिलेंगे। वो अभी कुछ करना चाहते हो तो हमें फोन करके बताना। वो तो ठीक है, लेकिन तुम दोनों का आरडीएक्स के साथ चक्कर क्या है। सुंदर कह उठा। सब ठीक है, त्यागी हम सबका शिकार है। समझा। तू जा, हमें फोन करना। सुंदर ने सिर हिलाया और वहां से हटकर गली में प्रवेश कर गया। गली के पार उस तरफ सुमित्रा स्वीट्स था, जहां आरडीएक्स ने उसे मिलना था। वे पहुंचने वाले होंगे या पहुंच चुके होंगे। जगमोहन कुछ पल सुंदर को जाता देखता रहा, फिर देवराज चौहान से बोला, हमसे पहले अगर आरडीएक्स ने त्यागी का शिकार कर लिया तो। आरडीएक्स या हमें, किसी एक को तो सब्र करना ही पड़ेगा कि त्यागी का शिकार हो चुका है, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। मैं चाहता हूं कि त्यागी का शिकार मैं करूं। चाहने से कुछ नहीं होगा। ये तो किस्मत की बात है कि त्यागी किसके हाथ लगता है। साला देवराज चौहान बनकर तुम्हारी हैसियत से मूसा से सौदा पटाता रहा, नोट लिए और आरडीएक्स से देवराज चौहान बनकर मिलता रहा, तुम्हारा नाम खराब करता रहा। पुरानी बातों को छोड़ो, आगे की सोचो। अपना किया ही भुगतने जा रहा है आरडीएक्स, अपना किया ही भुगतने जा रहा है त्यागी। अगला दृश्य। जब सुंदर गली के उस पार सुमित्रा स्वीट्स पे पहुंचा तो आरडीएक्स को वहां मौजूद पाया। वो बाहर ही खड़े थे। तू कहाँ दौड़ा फिर रहा है, एक्स्ट्रा ने पूछा। उस घर पर नजर भी तो रखनी है जहां पर त्यागी है।
सुंदर कह उठा। किसका घर है वो? धर्मा ने पूछा। उसी औरत का होगा जिसे पटाकर साथ लाया हो, जिससे पटाकर साथ हो लिया, त्यागी। सुंदर बोला। उस घर में और कौन कौन है? एक कमरे के फ्लैट हैं ये, 4 मंजिली। उस घर में और कौन है नहीं जानता, परंतु है अवश्य। कैसे जाना? जब वे आए तो फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ था, सीधे अंदर चले गए। तेरे को ये जानना चाहिए था कि और कितने लोग हैं फ्लैट में, राघव कह उठा। त्यागी ने ट्रेन में मुझे देखा था, अब उसने फिर मुझे देख लिया तो सतर्क हो जाएगा। तभी एक्स्ट्रा ने राघव और धर्मा को देखकर कहा, इस वक्त त्यागी को घेरने का हमारे पास अच्छा मौका है। फ्लैट पर धावा बोल दें? धर्मा के होंठ सिकुड़े। हाँ, वो सोच भी नहीं सकता होगा कि वहां उसे घेरा जा सकता है। वो निश्चिंत होगा ऊपर। सही बात। नहीं, ये सब नहीं होगा, राघव ने कहा। क्यों? अगर उसे सीधे सीधे गोली मारनी होती तो हमारे पास बहुत मौके थे। जब वो कैदियों वाली बोगी से उतरा तब मार सकते थे, जब वो ट्रेन की बोगियां बदलता फिर रहा था तब मार सकते थे। तुम कहना क्या चाहते हो? धर्मा बोला। यहां त्यागी को घेरने में क्या बुराई है? मैं चाहता हूं त्यागी को 7 गोलियां मारूं। पहली 6 गोलियां लगने पर त्यागी तड़पे और मैं उसे देखूं। कहते हुए राघव के होंठ भिज गए। जब वो अच्छी तरह तड़प ले तो 7वीं गोली उसकी खोपड़ी में उतार दूं। ये काम तो हम यहां भी कर सकते हैं, धर्मा बोला। नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा बोला। यहां तो एक गोली की आवाज में ही शोर उठ खड़ा होगा। धर्मा ने गहरी सांस ली। तू जल्दी मत कर धर्मा, एक्स्ट्रा मुस्कुराया। हमें अपना पसंदीदा मौका मिलेगा। ठीक है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, धर्मा ने सिर हिलाया। कब तक वो भीतर बैठेगा? बाहर तो निकलेगा ही। वो टिकने वाला बीज नहीं है, जल्दी ही बाहर निकलेगा, राघव ने कहा। हमारा मकसद उसकी हत्या करना ही नहीं है, बल्कि उसे बुरी मौत देने का है, जिसका कि वो हकदार है। हमसे पंगा लिया है हरामी ने। सुंदर, एक्स्ट्रा बोला, तू उधर नजर रख और हमें खबर करता रहे, हम यहीं पास में ही हैं। ठीक है। सुंदर चला गया गली में। हमें कोई कार तैयार रखनी चाहिए कि अगर त्यागी बाहर निकलकर कहीं जाए तो उसका पीछा किया जा सके। कार की कोई समस्या नहीं, धर्मा बोला। मैं अभी कहीं से उठा लाता हूं। अगला दृश्य। महाराज जी उठ जाओ, बहुत आराम हो गया, बुलबुल ने त्यागी को हिलाकर कहा। त्यागी चारपाई पर गहरी नींद सोया हुआ था। दोपहर के 2:30 बज रहे थे। बुलबुल की माँ और बच्चा फर्श पर सोए पड़े थे। त्यागी ने आंखें खोली। 2 घंटे सोया था, नींद पूरी नहीं हुई थी। तू भी सो जा, सूखी गीली हो लेना। मैं फोन करने जा रही हूं उसे, वो पूना पहुंच गया होगा, बुलबुल बोली। त्यागी ने उसे देखा। बुलबुल नहा धो चुकी थी और नए सूट में थी। गीले बाल खुले हुए थे। साली ठा ठा लग रही है, त्यागी बड़बड़ा उठा। क्या कहा? कुछ नहीं, त्यागी उठ बैठा। तूने मुझे गाली दी है, बुलबुल तुनक कर बोली। हाँ, ऐसी गाली जिसे सुनने के लिए हर जवान और बूढ़ी औरत तड़प रही होती है। साला पागल कहीं का, मैं जा रही हूं उसे फोन करने। तेरे पास मोबाइल नहीं है? त्यागी ने पूछा। जो बार बार फोन करने बाहर जाती है। अब लूंगी, आज 10 लाख आ जाएगा ना, तब 10 फोन लूंगी। 10 नहीं, 9 लाख। 1 लाख मेरा है। तेरे लिए पैंट कमीज ला दी है, वो उधर रखी है, हाथ मुंह धोकर पहन। ले आई, लेकिन मेरा नाप तो तूने लिया नहीं। तेरा ना सही, जिसका नाप ले रखा है उसके नाप की ले आई। नखरे मत दिखा, जो मिलता है पहन ले। बुलबुल बाहर निकल गई। क्या लोग हैं साले, त्यागी ने कहा और बड़बड़ाते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ गया। रास्ते में बुलबुल की माँ बच्चे के साथ लेटी थी। सो रहा है बच्चा? त्यागी ने पूछा। खूब पेट भरकर सोया है,
उसकी माँ ने खुशी से कहा। ये 10 लाख का है, पूरा ध्यान रख रही हूं। 9 का, एक मेरा है। मेरी बेटी से मिलकर तेरे भी भाग्य जाग गए। 1 लाख कमाने जा रहा है तू। लानत है ऐसे भाग्य पर। 1 लाख, बड़बड़ाता हुआ त्यागी आगे बढ़ गया। 10 मिनट में ही बुलबुल लौटी। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। माराई तीर साली। उसे देखते ही त्यागी कह उठा। वो पूना आ गया है, 10 लाख भी लाया है। बच्चा पाने को मरा जा रहा है। बुलबुल खुशी से बोली। तेरे तो मजे आ गए, त्यागी बोला। तेरे भी तो मजे हैं। 1 लाख से? त्यागी ने उसे घूरा। कम नहीं होता 1 लाख। तूने नखरे दिखाए तो 1 लाख भी नहीं दूंगी, बुलबुल ने तीखे स्वर में कहा। मेरा दिल तो पहले ही धड़क रहा है कि तेरे को 1 लाख देना पड़ रहा है। वैसे 50,000 ही ठीक था। वो अपने साथ यहाँ पुलिस लाया होगा तो सलाखों के पीछे जाकर ही तेरी आंख खुलेगी। शुभ शुभ बोल, उसकी मां कह उठी। क्यों बुरा बोलता है? त्यागी ने सिगरेट सुलगाई और बोला। कहाँ मिलना है उससे? 4 बजे, गांधी चौक पर। पास में ही गांधी पार्क है, वहां का टाइम दिया है। कितनी देर का रास्ता है उधर का? आधे घंटे का। ठीक है, चाय बना, उसके बाद चलेंगे। तू ही उससे निपटना, मैं दूर रहूंगी। उसे इस तरह दिखाना जैसे तू बहुत बड़ा बदमाश है। कमीज के बटन खोल लूंगा, होठों में सिगरेट लगा लूंगा, सिर के बाल बिखेर लूंगा। ऐसे ठीक रहेगा क्या? फालतू का मजाक मत कर, बुलबुल ने मुंह बनाया। तो तू भी जान ले कि बड़ा बदमाश बनने के लिए माथे पर कोई बोर्ड नहीं लगाया जाता। क्या पता है कि मैं बड़ा बदमाश बनने को। सॉरी दोस्तों, एक बीच में लाइट चली गई थी। लेट मी स्टार्ट अगेन। कमीज के बटन खोल लूंगा, होठों में सिगरेट लगा लूंगा, सिर के बाल बिखेर लूंगा। ऐसे ठीक रहेगा क्या? फालतू का मजाक मत कर, बुलबुल ने मुंह बनाया। तो तू भी जान ले कि बड़ा बदमाश बनने के लिए माथे पर कोई बोर्ड नहीं लगाया जाता। क्या पता है, मैं बड़ा बदमाश ही हूं। जा, जा शक्ल देखी अपनी, बड़ा बदमाश बनता है साला। त्यागी मुस्कुरा पड़ा। कपड़े पहन लिए तूने, जच रहा है, एकाएक बुलबुल बोली। बहुत जल्दी ध्यान चला गया कपड़ों पर। लाखों का भूत सिर से उतरे तो दाएं बाएं देखे। चल चाय बना। ठीक से बोल, मैं तेरी नौकरानी नहीं हूं, बुलबुल ने अकड़ कर कहा। माँ, चाय बना दे इसे, फिर मैं लाखों रुपया लेकर आती हूँ। लाखों? तेरे मुंह में घी शक्कर। वो जल्दी से उठी। एक क्या, 10 कप चाय बना के देती हूँ। अगला दृश्य। त्यागी बुलबुल के साथ उस फ्लैट से निकला। त्यागी ने बच्चा उठा रखा था। बुलबुल बनी संवरी सजी हुई थी। उसके चेहरे पर 9 लाख जितनी चमक थी। क्या बात है, बड़ी हसीन लग रही है, त्यागी कह उठा। शरीफों की तरह चल, बुलबुल बोली। उससे 10 लाख लेना है। आज तो तेरे को मुफ्त की कमाई होने जा रही है। क्या करेगी तो 9 लाख का? मुंबई जाऊंगी। हीरोइन तो बन नहीं सकती, लेकिन डांसर बन जाऊंगी। जरूर बनेगी। तेरे में पूरे गुण हैं फिल्मों में पैर जमाने के। तूने गुण देख लिए मेरे? मैंने तो बहुत कुछ देखा है तेरा, तुझे पता ही कहाँ चला, त्यागी ने गहरी सांस लेकर कहा। लेकिन मैंने तो कुछ दिखाया ही नहीं। दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ चीजें खुद देख ली जाती हैं। तू बड़ा कमीना है। अब तो मुझे सही में पहचानने लगी है, त्यागी मुस्कुराया। गली से बाहर आकर उन्होंने ऑटो लिया और गांधी पार्क की तरफ चल पड़े। रास्ते में बुलबुल त्यागी को समझाती रही कि उससे कैसे कैसे बात करनी है। त्यागी मुस्कुराता रहा, सिर हिलाता रहा। गांधी पार्क आ गया। ऑटो के पैसे बुलबुल ने दिए। ऑटो चला गया। चल, बुलबुल पार्क के गेट की तरफ बढ़ी। ऐसे मत जा, बच्चा उठाए त्यागी बोला।
तो वो ठिठकी। वो साथ में पुलिस लाया हो सकता है। पहले इधर उधर नजर मार, पुलिस को या संदिग्ध लोगों को तलाश कर। समझी? उस तरफ आजा, पार्क के साइड में से भीतर झांकते हैं। दोनों पार्क के साइड वाले हिस्से में पहुंचे और पार्क में नजरें दौड़ाने लगे। पार्क काफी बड़ा गहरा था, परंतु इस वक्त इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे। उसके बाद एकाएक बुलबुल कह उठी, वो रहा वो। बुलबुल हाथ से इशारा करके त्यागी से बोली, वो उधर पेड़ों के झुरमुट में बेंच के पास बैठा है। त्यागी ने उस तरफ नजरें टिका दी। वो 40 बरस का नजर का चश्मा लगाए हुए था। हाथ में उसने एक लिफाफा थाम रखा था। 10 लाख किधर है, नजर नहीं आ रहे। बुलबुल कह उठे। उसने हाथ में लिफाफा पकड़ रखा है, उसमें है। वो लिफाफा तो छोटा सा है। तो 10 लाख कौन सा बड़ा होता है। पुलिस तो कहीं नजर नहीं आ रही। हाँ, वो अकेला ही लगता है। तो सोचता क्या है तू? तू जा उसके पास, बच्चा उसे दे, 10 लाख ले और आ जा। आज तो गीली होगी ना? क्या? बुलबुल सक पकाई। 10 लाख आ रहा है, जश्न तो होना ही चाहिए। बोल, होगा जश्न? जश्न का बाप भी हो जाएगा। तू अब जा, 10 लाख लेके आ। आ। दोनों वापस पार्क के गेट पर पहुंचे। तू यहीं खड़ी रह, त्यागी बोला, मैं उससे निपट कर आता हूं। यहां से वो जगह नजर नहीं आती जहां वो खड़ा है, बुलबुल बोली। तो तू 10 लाख लेकर उस तरफ से कहीं खिसक गया तो? भाड़ में जा, मैं उसके पास जा रहा हूं। तेरे को जो ठीक लगे वहां खड़ी होकर देखती रहना कि मैं भागूं या नहीं। त्यागी बच्चा उठाए आगे बढ़ता चला गया। 2 मिनट में ही वहां पहुंच गया जहां वो व्यक्ति था। त्यागी को बच्चे के साथ देखते ही वो खुशी से भर उठा। त्यागी की तरफ बढ़ा वो। वहीं रुक, त्यागी ने कठोर स्वर में कहा। वो ठिठका। तेरा बच्चा है ये? हाँ। 10 लाख लाया? हाँ हाँ, ये रहा। उसने लिफाफा आगे किया, बोला, खोल के दिखाता हूँ। बंद ही रहने दे उसे। उसने फौरन सिर हिलाया। बहुत सस्ते में निपट रहा है तू, सिर्फ 10 लाख। पार्टी घटिया मिली तुझे। मेरे जैसा होता तो 50 लाख से कम ना लेता। उसने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। नौकरानी रखता है और मजे भी लेता है। किसी दिन बुरा फंसेगा तू। मुझे माफ कर दो, मेरा बच्चा मुझे दे दो। पुलिस भी लाया है साथ में? क्या बात करते हो? मैं 10 लाख रुपया लेकर आया हूं, पुलिस नहीं। लिफाफा उधर रख दे बेंच पर। उसने लिफाफा बेंच पर रखा। बच्चा ले। वो जल्दी आगे बढ़ा, त्यागी से बच्चा लिया। इस बार तो तू बच गया, अगली बार नहीं बचेगा। मैं बुलबुल को फिर से नौकरी पर रख लेता। जरूरत नहीं, अब खिसक ले। पलट कर भी देखा तो गोली मार दूंगा, त्यागी ने कठोर स्वर में कहा। बच्चा उठाए उसने घबराहट भरे अंदाज में सिर हिलाया और पलटकर बाहर के गेट की तरफ बढ़ता चला गया। त्यागी उसे जाता देखता रहा। वो निगाहों से ओझल हो गया। त्यागी ने गहरी सांस ली और बेंच की तरफ बढ़ा जिधर 10 लाख का लिफाफा रखा था। अगले ही पल त्यागी चिहुक कर ठिठका। चेहरे पर कई तरह के रंग आने जाने लगे। आंखें फैल गई। 4 कदमों के फासले पर एक्स्ट्रा खड़ा था। तुम? त्यागी के होंठों से अविश्वास भरा स्वर निकला। मैं भी। त्यागी की गर्दन फौरन घूमी और धर्मा दिखा। और मैं भी। अब राघव को देखा त्यागी ने। त्यागी की हालत खराब होने लगी। मौत का खतरा उसे सिर पर महसूस हुआ। वो संभला। बेटे, एक्स्ट्रा ने खतरनाक स्वर में कहा, हम पांडिचेरी से ही तेरे पीछे हैं, परंतु हमें बढ़िया मौका नहीं मिल रहा था कि तेरी गर्दन को दबोच सके। ये जगह अच्छी है तेरे को बुरी मौत मारने के लिए। राघव ने रिवॉल्वर निकाली। त्यागी की सतर्क निगाह हर तरफ घूम रही थी। देवराज चौहान बनकर तूने हमें अच्छा बेवकूफ बनाया और नवाब अंसारी को हमारे हाथ से ले उड़ा, धर्मा कड़वे स्वर में बोला।
तूने तो सोचा होगा कि दोबारा कभी हमारी मुलाकात होगी ही नहीं। त्यागी को बचने का रास्ता नजर नहीं आया। उसने खुद को बुरी तरह फंसा पाया। हमसे पंगा लेने पर मौत कैसे मिलती है ये तू अब देखेगा, राघव ने खतरनाक स्वर में कहा। तभी धर्मा के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। एक्स्ट्रा राघव को देखकर चिल्लाया, बचो। त्यागी की निगाह उधर पड़ी तो हड़बड़ा उठा। बुलबुल पेड़ का सूखा डंडा थामे राघव के पीछे आ पहुंची थी और उसके सिर पर डंडा मार दिया। राघव को संभलने का मौका ही नहीं मिला। राघव के होंठों से चीख निकली। रिवॉल्वर हाथ से छूट गई और दोनों हाथों से सिर थामे वो नीचे गिरता चला गया। त्यागी बाज की तरह झपटा और रिवॉल्वर उठाकर धर्मा और एक्स्ट्रा की तरफ तान दी। कमीनो। बुलबुल जल्दी से बेंच की तरफ दौड़ी और 10 लाख वाला लिफाफा उठा लिया। मेरा 10 लाख छीनना चाहते हो? त्यागी के चेहरे पर मौत भरी मुस्कान नाच उठी। त्यागी अभी भी राघव अभी भी सिर थामे नीचे पड़ा था। बाजी पलट गई। त्यागी दरिंदगी भरे स्वर में बोला, खेल खत्म। धर्मा और एक्स्ट्रा के दांत भिज गए। तुम लोगों को तो मैं भूल ही गया था। मुझे नहीं मालूम था कि तुम लोग मेरी जान के पीछे हो। आरडीएक्स से पंगा लेकर बचना आसान नहीं होता। धर्मा गुर्राया। वो तो मैं देख ही रहा हूं, त्यागी खतरनाक स्वर में बोला। तुम लोग अब मरने जा रहे हो। मार दे इन्हें। ये हमारे 10 लाख छीनना चाहते थे। बुलबुल गुस्से में कह उठी। नोटों वाला लिफाफा उसने थाम रखा था। त्यागी का चेहरा बता रहा था कि वो गोली चलाने जा रहा था। तभी एक्स्ट्रा की आंखें सिकुड़ी। धर्मा चौंका। त्यागी ने उनके चेहरे के भाव बदलते देखे तो चौंका। वो समझ नहीं पाया कि इन्हें एकाएक क्या हुआ। तेरा काम तो हो गया त्यागी, एक्स्ट्रा ने दांत भींच कर कहा। तेरे पीछे कोई है, एकाएक बुलबुल गड़ा फाड़कर चीखी। त्यागी ने फुर्ती से पलटना चाहा, परंतु तब तक रिवॉल्वर की नाल उसकी गर्दन पर लग चुकी थी। त्यागी सिहर उठा। तू कैसा है त्यागी? देवराज चौहान का मौत से भरा ठंडा स्वर उसके कानों में पड़ा। त्यागी के शरीर में सनसनाहट दौड़ती चली गई। धर्मा आगे बढ़ा और नीचे पड़े राघव के पास जा पहुंचा। है कैसा है राघव? धर्मा ने उसका कंधा थपथपाया। सिर में चोट लगी है, राघव ने कराहते हुए कहा। चल, चलते हैं अभी एक्स्ट्रा के पास। गुरु का गुरु आ गया है, सब मामला संभाल लेगा। किसकी बात कर रहा है? देवराज चौहान की। यार ये गुरु बंदा है, कहीं भी पहुंच जाता है। पास पहुंचता एक्स्ट्रा मुस्कुराकर बोला। आज तो बहुत मौके पर पहुंचा, नहीं तो त्यागी ने गोली चला ही दी थी। त्यागी ने रिवॉल्वर थाम रखी थी, होंठ भींचे हुए थे उसके। पीछे खड़े देवराज चौहान ने त्यागी की गर्दन पर रिवॉल्वर की नाल लगा रखी थी। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि तू यहां तक आ पहुंचा है देवराज चौहान, त्यागी भिजे स्वर में बोला। तुझे इस बात का यकीन दिलाने के बाद ही तुझे गोली मारूंगा। रिवॉल्वर फेंक दे। देवराज चौहान का स्वर पहले जैसा था। त्यागी ने रिवॉल्वर थामे रखी, दांत किटकिटाए। अगर तूने रिवॉल्वर नहीं फेंकी तो गोली तेरी गर्दन के आर पार होगी। देवराज चौहान का स्वर मौत से भी ठंडा था। और कोई रास्ता नहीं था। त्यागी ने रिवॉल्वर गिरा दी। घूम। त्यागी धीरे धीरे घूमा। सामने देवराज चौहान खड़ा था। कुछ दूरी पर खड़े जगमोहन और सुंदर दिखे। अब तो मेरा चेहरा देखकर तुझे विश्वास आ गया होगा कि मैं यहां तेरे पास हूं। देवराज चौहान का स्वर कठोर हो गया था। त्यागी ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। अब। तभी बुलबुल नोटों वाला लिफाफा थामे देवराज चौहान की तरफ बढ़ी। भाई साहब, ये तो गलत बात है। एक का सिर फोड़ा तो दूसरा आ गया। अब किस किस का सिर फोड़ती रहूं? बेहद करीब आ पहुंची बुलबुल देवराज चौहान के। मैं तो कहती हूँ कि। और फिर बुलबुल ने जो किया उसकी आशा देवराज चौहान ने जरा भी नहीं की थी। बुलबुल देवराज चौहान पर झपट पड़ी। एक हाथ में नोटों वाला लिफाफा था और दूसरे हाथ से देवराज चौहान की रिवॉल्वर वाली कलाई थामी और उससे भिड़ गई। यह सब होना देवराज चौहान को हैरान कर देने वाला था। देवराज चौहान की उंगली ट्रिगर पर थी जो कि दब गई। गोली जाने किधर को निकल गई।
त्यागी के लिए तो इस वक्त इतना ही मौका बहुत बड़ा था। वो तेजी से दौड़ता चला गया वहां से। ये देख एक्स्ट्रा और जगमोहन त्यागी के पीछे दौड़े। रिवॉल्वरें निकालकर हाथ में ले ली। बुलबुल देवराज चांद से लिपटी चीखे जा रही थी। तुम लोग मेरा 10 लाख ले लेना चाहते हो, मैं जान दे दूंगी लेकिन नोट नहीं दूंगी। इन पैसों से मैंने मुंबई जाकर डांसर बनना है, फिल्मों में आया करूंगी, मैं तुम लोगों को पैसे नहीं। तभी देवराज चौहान ने जोरों से अपना रिवॉल्वर वाला हाथ झटका। कलाई आजाद हो गई। बुलबुल लड़खड़ा कर नीचे जा गिरी और चीखी, मैं नहीं दूंगी 10 लाख में। चुप करो, देवराज चौहान गुर्राया। तुम्हारे पैसे कोई नहीं ले रहा। सच? साली ने धर्मा राघव को छोड़कर बुलबुल की तरफ बढ़ा। त्यागी को हमारे हाथों से निकाल। देवराज चौहान ने फौरन आगे बढ़कर धर्मा को रोका। रहने दो। क्यों? धर्मा के चेहरे पर गुस्सा भरा हुआ था। ये उसकी साथी नहीं है। इसने जो किया अनजाने में कर डाला। हमारे मामले में इसे कुछ नहीं पता। ये तो अपना 10 लाख बचाने के चक्कर में है। लेकिन इसने राघव के सर पर। इसने सोचा कि तुम लोग त्यागी के 10 लाख छीनने जा रहे हो। देवराज चौहान गंभीर स्वर में कहा। धर्मा बुलबुल को देखता दांत पीस कर रह गया। तभी दूर कहीं एक के बाद एक दो गोलियां चलने की आवाज आई। तो तुम लोग मेरा 10 लाख छीनने के लिए ये सब नहीं कर रहे थे? चुप कर साली, नहीं तो गोली मार दूंगा, धर्मा गुर्राया। तुम्हें तो बात करने की भी तमीज नहीं है। इन भाई साहब को देखो कितने प्यार से बात कर रहे हैं। बुलबुल ने देवराज चौहान की तरफ देखा। ये पागल है, धर्मा गला फाड़ कर बोला। मैं पागल नहीं हूं। मुझे तो तुम पागल लगते हो। धर्मा बुलबुल को देखते हुए दांत किटकिटा उठा। फिर देवराज चौहान से बोला, इसे चुप रहने को कहो वरना। तुम चुप हो जाओ, देवराज चौहान ने बुलबुल से कहा। जाऊं? बुलबुल ने नोटों वाला लिफाफा संभालते हुए कहा। देवराज चौहान ने सहमति से सिर हिला दिया। ओह, आप कितने अच्छे हैं भाई साहब, बुलबुल ने कहा और तेजी से आगे बढ़ गई। भाग जा उल्लू की पट्टी, धर्मा गुस्से में दांत किटकिटाता चीखा। और बुलबुल सच में भागती चली गई। देवराज चौहान धर्मा की हालत पर मुस्कुरा रहा था। 25 मिनट बाद एक्स्ट्रा और जगमोहन वापस आए। त्यागी बचकर निकल गया, जगमोहन ने झल्लाए स्वर में कहा। बुरा हुआ, राघव कह उठा। वो तो साला किस्मत का गुरु निकला, एक्स्ट्रा ने कठोर स्वर में कहा, वरना हमारे हाथों से इस तरह पहले कोई नहीं बचा। राघव सिर पर हाथ रखे खड़े होते हुए बोला, वो कहीं ना कहीं हमें फिर मिलेगा, तब नहीं बच सकता हरामी। सारी भागदौड़ बेकार गई, धर्मा ने उखड़े स्वर में कहा। जगमोहन देवराज चौहान से बोला, वो औरत कहाँ गई? उसे भूल जाओ, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। वो नहीं जानती थी कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, देवराज चौहान ने कहा। लेकिन उसकी वजह से त्यागी हमारे हाथों से निकल गया, जगमोहन के होठों से निकला। उसने जो किया अनजाने में किया। उसे अपने 10 लाख की फिक्र थी। वो समझी हम 10 लाख छीनने के लिए ये सब कर रहे हैं। ओह, जगमोहन गहरी सांस लेकर रह गया। अगला दृश्य। देवराज चौहान और जगमोहन पूना से मुंबई रात 11 बजे पहुंचे। ट्रेन से ही आए थे। सुंदर पूना से ही वापस विजयवाड़ा चला गया था। जब बंगले पर पहुंचा तो रात के 12 बजने वाले थे। बंगले का दरवाजा उन्हें बंद मिला। कौन है भीतर? जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। देखते हैं, देवराज चौहान ने कहा और कॉल बेल पर उंगली रख दी। भीतर कहीं कॉल बेल बजने की आवाज आई। फिर दरवाजा खुला। सामने सोहनलाल खड़ा था जो कि नींद से उठकर आ रहा था। तू यहां? जगमोहन के होठों से निकला। दोनों भीतर आ गए। सोहनलाल दरवाजा बंद करते हुए बोला, देवन खसरा को 20 लाख देना था। उसने मुंबई स्थित अपने आदमी को फोन करके मेरे पास भेज दिया कि 20 लाख उसे दे दूं। तो यहां आकर हमारे नोटों से तूने 20 लाख निकाले? मेरे पास तो रखे नहीं थे जो दे देता, सोहनलाल ने देवराज चौहान से कहा। पुलिस के हाथों से तुम बच निकले, मुझे खुशी है, देवराज चौहान मुस्कुराया। त्यागी हाथ लगा परंतु बच निकला, जगमोहन ने अफसोस भरे स्वर में कहा।
त्यागी? सोहनलाल चौंका। वो तुम्हें कहाँ मिला? जगमोहन ने सारी बात सोहनलाल को बताई। सच में किस्मत का धनी रहा त्यागी, सब कुछ जानकर सोहनलाल कह उठा। उसके बाद देवराज चौहान और जगमोहन ने नहा धोकर कपड़े बदले। खाने के लिए कुछ बना दूं? सोहनलाल ने पूछा। खाना कुछ नहीं है, देवराज चौहान ने कहा। चाय चल जाएगी। सोहनलाल चाय बनाने के लिए किचन की तरफ चला गया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। जगमोहन सामने सोफे पर ही पसरा था। कॉल बेल बज गई। कौन आ गया? जगमोहन के होंठ सिकुड़े। उठा, सोफे की गद्दी के नीचे से रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। दरवाजे की तरफ बढ़ गया। रिवॉल्वर वाला हाथ पीठ पीछे करके जगमोहन ने दरवाजा खोला। सामने कोई ना दिखा। दरवाजे से बाहर आकर हर तरफ लॉन में नजरें घुमाई। बाहर बल्बों की रोशनी थी, परंतु दिखा कोई नहीं। तभी भीतर से देवराज चौहान वहां आ पहुंचा। कौन है? देवराज चौहान ने पूछा। पता नहीं, यहां तो कोई भी नजर नहीं। ये देखो। जगमोहन देवराज चौहान की तरफ घूमा। देवराज चौहान दरवाजे को देख रहा था, जहां एक कागज चिपका था। ये क्या? जगमोहन पास आ पहुंचा। दोनों कागज पर लिखे शब्दों को पढ़ने लगे। लिखा था, है कोई माई का लाल जो मेरे सुरक्षा चक्र को तोड़कर मेरी दौलत तक पहुंच सके? देवराज चौहान के होंठ सिकुड़ गए, जबकि जगमोहन की आंखें फैल गई। इसे अभी अभी कोई लगाकर गया है। बेल ही तभी बजाई गई कि हम बाहर आए और कागज देखें। जगमोहन की निगाह हर तरफ गई। देवराज चौहान कागज दरवाजे से उखाड़कर हाथ में लेते हुए कह उठा, जो कागज यहां लगाकर गया है वो जा चुका है। भीतर आ जाओ। दोनों भीतर पहुंचे। दरवाजा बंद कर दिया गया। कागज पर लिखे शब्दों का क्या मतलब हुआ? जगमोहन ने उलझन भरे स्वर में कहा। तभी सोहनलाल चाय ले आया। कोई आया था क्या? सोहनलाल चाय के प्याले टेबल पर रखता हुआ कह उठा। देवराज चौहान ने कागज सोहनलाल को दे दिया। सोहनलाल ने कागज पढ़ा। कोई जानता है कि हम यहाँ रहते हैं और उसने अपनी दौलत चुराने की हमें चुनौती दी है? देवराज चौहान मुस्कुराया। जिस दौलत पर उसने अपना सुरक्षा चक्र डाल रखा है, पागल लगता है वो। जगमोहन ने गहरी सांस ली। पागल नहीं, खतरनाक, सोहनलाल गंभीर स्वर में बोला। खतरनाक? जगमोहन ने सोहनलाल को देखा। लेकिन ये है कौन? इसने अपना कोई नाम पता नहीं लिखा। जो भी है बहुत जल्द सामने आएगा। लगता है ये बहुत बेचैन है कि कोई इसकी दौलत को चुराए, क्योंकि दौलत तक पहुंचने तक इसने उसकी सुरक्षा के लिए इतने जाल फैला रखे होंगे। इसे पूरा विश्वास होगा कि जो भी उसकी दौलत पर हाथ साफ करने की चेष्टा करेगा, सुरक्षा इंतजाम उसे रोक देंगे या मार देंगे। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर कहा। और ये चाहता है कि हम इसकी दौलत तक पहुंचने की कोशिश करें? जगमोहन ने गहरी सांस ली। हम क्या पागल हैं जो? ये पागल है तो हम भी पागल हो सकते हैं जगमोहन। मुस्कुराहट थी देवराज चौहान के चेहरे पर। क्या मतलब? जगमोहन ने देवराज चौहान के चेहरे को देखा। इसके पागलपन का जवाब हम अपने पागलपन से देंगे। तुम्हारा मतलब कि हम इस चुनौती को स्वीकार करेंगे? जगमोहन हड़बड़ाकर बोला। हाँ। ये तो गलत है। जानते बूझते खतरे में छलांग लगाने का कोई फायदा नहीं। ये हमारी मौत का जाल भी हो सकता है। यही तो उसे समझाना है कि ऐसे भी माई के लाल हैं जो उसके मौत के जाल से डरते नहीं हैं। देवराज चौहान ने शांत मुस्कुराहट भरे स्वर में कहा। जगमोहन देवराज चौहान को देखता रहा, फिर बोला, इस मामले में तुम्हारा हाथ डालना ठीक नहीं होगा। ये सब कुछ बहुत खतरनाक हो सकता है। तभी सोहनलाल कह उठा, छोड़ो इन बातों को। चाय पियो, ठंडी हो रही है। क्या पता ये सब किसी का मजाक हो। ये मजाक नहीं है। देवराज चौहान ने सोहनलाल को देखा। तो फिर उसे सामने आ लेने दो, जिसे अपनी दौलत की सुरक्षा पर इतना विश्वास है कि उसने तुम्हें चुनौती दे दी।
सोहनलाल गंभीर स्वर में बोला। वो जल्दी ही सामने आ जाएगा, देवराज चांद ने विश्वास भरे स्वर में कहा और चाय का प्याला उठा लिया। चलिए दोस्तों, जबरदस्त कहानी खत्म हुई है। वाकई बहुत बढ़िया कहानी थी। जो एंड के क्लाइमेक्स सीन थे, चूंकि त्यागी को बचाना था इसलिए त्यागी को बचा के ले गए अनिल मोहन जी, वरना त्यागी का कांड हो गया था आज। आगे पीछे दोनों तरफ से घिरा हुआ था वो। खैर, बचाया तो उन्होंने देवराज चांद को भी है, बचे तो आरडीएक्स भी हैं। कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं आप लोगों के जो भी मैसेजेस आए हैं उन्हें उनका उत्तर दिया जाए और फटाफट फिर इस कहानी को अपलोड किया जाए। सबसे पुराना मैसेज है जी, सूरज कुमार जी का है, 8 घंटे पहले का। अच्छा, ताकत का खेल पर आया है इनका मैसेज तो। थैंक्स, वेरी नाइस। ओके। रिंकू जी कह रहे हैं 8वें भाग के लिए अपलोड करने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। राहुल बराग जी ने, भाई जी हमें भी पता था कि एक और भाग बनेगा, लेकिन कोई बात नहीं, धन्यवाद। मिस कॉल फर्स्ट प्लीज, बाबा जी ने फिर लिखा है। बाबा जी मिस कॉल नहीं, वो वोट जो है, वोट के हिसाब से तो प्रभु देख लो, 98 वोट का 50% जो है वो ठेकेदार की मांग कर रहे हैं। अर्थात कितने हो गए जी? 90, 45 और 8 के 4, 49 लोग मांग कर रहे हैं ठेकेदार टक्कर की। मिस्ड कॉल को केवल 10%, यानी कि 9 लोग, जिनमें से एक आप हैं। चलो, आप 9 के बराबर हुए तो भी 18। बाबा जी, आपकी 31 वोट से आपकी डिमांड जो है वो पीछे चली गई है। अगली बार शायद आपका नंबर लग जाए। ये तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो रहा है, इसमें मेरा आपका कुछ नहीं है। उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। धन्यवाद। राजकुमार वर्मा जी कह रहे हैं, त्यागी पुलिस ड्रेस में था, फिर दूसरी बोगी के टॉयलेट में जाकर कैदी के कपड़े में कैसे हो गया? ये आपने बहुत सही पकड़ी है चीज, मैंने भी नोट किया था ये, लेकिन क्या कहें, हो सकता है बदल ली हो उसने ड्रेस। ऐसा वैसे कोई आया नहीं वृतांत की उसने कैदियों वाले कपड़े पहने। एग्जैक्ट यही सवाल मेरा भी था, मनीष चौधरी जी भी कह रहे हैं। खैर, हम्म, कैसे उत्तर दूं इसका? इसका उत्तर मैं ये दे सकता हूँ, देखो होता क्या है ना, मैंने आप लोगों को शायद पहले ही बताया होगा कि देखो, जब आप और ये सब आप सब ने अपने जीवन में डेफिनेटली जहां भी आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में आपने देखा होगा। मैंने आपको कार मैकेनिक की एक एग्जांपल दिया था कि जब मैकेनिक बड़ा हो जाता है, उसके हाथ के नीचे 8-10 लड़के काम करने लगते हैं, तब वो बोनट उठाने या इंजन खोलने का काम नहीं करता। वो सारे काम दूसरों ने किए होते हैं, और जहां पर वो फंसते हैं वो आकर केवल पूछते हैं कि गुरुजी, ये देखो यार, मैंने ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, लेकिन इसकी आवाज ये नहीं हो रही, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। तो फिर गुरुजी अगर बताते हैं कि रे टाइमिंग बेल्ट को टाइट किया था, तो हाँ ये रह गया मेरे से, हाँ तो बस यही था। वो जो छोटा मोटा नुक्ता होता है जो केवल गुरु ही पकड़ सकता है। तो ये सब कहानियां जब अनिल मोहन जी ने जब बड़े हो गए ना वो, तो जो उन्होंने लिखी हैं, तो वो उनके हाथ के नीचे बैठे हुए लोगों का बहुत कमाल है इसमें। बहुत फर्क है इनमें और पुरानी कहानियों में। इस तरह की बहुत सी चीजें हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। मनीष चौधरी जी कह रहे हैं, 7 गोलियां तो चली थी, दो से दो कैदी मारे गए। चली थी तो 2 से 2 कैदी मारे गए। एक गोली से एक कैदी के कंधे में लगी, एक गोली खाली गई थी, 2 गोली कैदी पुलिस वाले को
और एक गोली इंस्पेक्टर के पेट में लगी। आई विश आपको कमेंट्स लेने के लिए एक अलग वीडियो पोस्ट करना पड़े, ऐसा होने की आशा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। आपने कहा है तो मैं 1 मिनट, अगर मैं ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट के अंदर इस सारे वृत्तांत तक पुनः पहुंच पाया तो मैं अभी के अभी देख लेता हूँ त्यागी वाला पन्ना कहाँ था, जहां वो हॉस्पिटल, नहीं, 170। त्यागी खाना खा रहा है 170 पे, 180। RDX सर ये पहुंचे हैं 190। मीटर चल नहीं, सालों से इस ड्यूटी पर हैं राम रतन चौबे। आग आग, गेट के उस पार बैठे अन्ना मलाई बाकी तीनों पुलिस वालों ने ये दृश्य देखा, चौंके हुए चाय पीनी भूल गए। वहीं खड़ा चिल्ला रहा था, माले ने लात मारी, पेट दोहरा हो गया। वो पुलिस वाला माले की बाहों को अन्नामलाई की गर्दन से निकालने का प्रयास कर रहा था। माले चीखा। तभी त्यागी का ऊंचा स्वर सुनाई दिया, किसी पुलिस वाले को मत छोड़ो, पकड़ो, मारो इन्हें। उसी पल जोरावर सिंह निकला। हम्म सब कैदी हक्के बक्के से सब देख रहे थे। तुम संभालो इसे, माले ने राम रतन चौबे से कहा। मैं उसे देखता हूँ जो कंट्रोल रूम के पास है। जल्दी करो नहीं तो वो गेट बंद कर देगा। राम रतन चौबे अन्नामलाई को थामता कह उठा। वेदराम होंठ भींचे ये सब देख रहा था। वेदराम का ख्याल था कि सारी स्थिति संभल जाएगी, पुलिस वाले ठीक कर लेंगे। माले भागकर कंट्रोल रूम पहुंचा। वहां पुलिस वाला झुका हुआ है, लोहे की छोटी सी अटैची से रिवॉल्वर निकाल रहा था। माले ने उसके कूल्हे पर जोर से लात मारी। पुलिस वाला टकराया, हाथ में दबी रिवॉल्वर। पुलिस वाले के होठों से चीख निकली। अगले ही पल माले वहां के लीवर खींचने लगा। त्यागी अपनी बेड़ियां हटा चुका था। सामने देखा, कैसे खोला, आजाद होने की कोशिश, वो मेरा साथी। तभी उनके पिंजरे के दरवाजे खुलते चले गए। हम जीत गए। राम रतन चौबे गिर पड़ा। माले भागता है, हमने मैदान मार लिया। ओके, दुमका त्यागी के पास पहुंचकर, तुम जीनियस हो, उल्लू के पट्टे मुझे हवा मत दे। तभी उनका जंगला ऊपर उठा। वेदराम ने जब उनको समझ गया मामला बिगड़ गया, कुछ करना होगा। तब तक त्यागी अन्नामलाई पर झपट चुका था। उधर दूसरा पुलिस वाला भी नीचे जा गिरा। जोरावर सिंह और लाहौरी भी फारिग हो चुके थे। माले ने रिवॉल्वर उसकी तरफ उछाल दी। त्यागी ने माले की तरफ देखा। माले ने रिवॉल्वर उसकी तरफ उछाल दी। त्यागी ने हाथ ऊपर किए आती रिवॉल्वर को पकड़ने के लिए, परंतु उसकी बाहों में फंसे अन्नामलाई ने झपट्टा मारा और रिवॉल्वर को थाम लिया। ये देखकर त्यागी ने भीतर दांत भींचकर उसकी कलाई पकड़े, हाथ दबाया। हाथ में दबी रिवॉल्वर गिरने की चेष्टा, परंतु अन्नामलाई की उंगली ट्रिगर पर दब गई। त्यागी हाथ कर गोली चल गई। वो सीधी राकेश लाल के गले में जा घुसी। एक त्यागी ने पुनः रिवॉल्वर गिराने के हाथ को झटका दिया। दबाव बढ़ने से एक के बाद एक 2 फायर हुए। कुर्सी पर बैठे 2 कैदियों को गोलियां लगी। 3। त्यागी ने उसे नीचे गिरा। हाथ जोर से रिवॉल्वर उसके हाथ से निकल गई। गोली किसी को नहीं लगी। त्यागी ने अन्नामलाई को छोड़ा। फुर्ती से नीचे पड़ी रिवॉल्वर उठा ली। त्यागी के चेहरे पर खतरनाक भाव थे। बस, बहुत हो गया, खबरदार। तभी वेदराम की आवाज गूंजी। सबकी निगाह वेदराम की तरफ गई। वो कुर्सी से खड़ा हुआ, हाथों रिवॉल्वर। त्यागी अपनी जगह से हिबार, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तुम रिवॉल्वर नीचे गिरा दो। तुम्हारे पास रिवॉल्वर कहाँ से आई? मैं कैदी ही नहीं, पुलिस वाला हूँ। वे इंस्पेक्टर वेदराम, रिवॉल्वर फेंको। तो तुम पुलिस वाले हो? रिवॉल्वर फेंको, वरना आखिरी बार कह रहा हूँ। ये मुसीबत कहाँ से आ गई? तभी पीछे वाली सीट पर, इतना वक्त त्यागी के लिए बहुत था, उसने एक साथ 2 गोलियां चला दी। एक वेदराम के सिर में लगी, दूसरी कंधे में। 5 हो गई। उसने एक साथ 2 गोलियां चला दी। वेदराम वहीं गिर गया। नीचे बनाना और त्यागी पर झपटना चाहा। त्यागी ने उसके पेट से रिवॉल्वर नाल लगाकर ट्रिगर दबा दिया। 6 हो गई। अन्नामलाई के पीड़ा से लेटते दोनों थामे नीचे। हम जीत गए। नहीं प्रभु, 6 तो हैं। क्या बात कर दी आपने यार।
6 गोलियां चली हैं। खैर, आई विश आपको कमेंट्स लेने के लिए एक अलग वीडियो पोस्ट करना पड़े। देखो, आप, मैंने पहले भी बताया कि इसे आप, यदि आप ये सोच रहे हैं कि फिर वो 1.5 घंटे का हो जाएगा, तो नहीं होने वाला है। कहानी एक ही उसकी होगी। खैर, तो अच्छा दोस्तों, बुरा मत मानिएगा। मैं जब कहानी पढ़ना शुरू किया था, तब मैं पत्नी जी से कह के आ गया था कि जरा मुझे चाय मिल जाएगी। तो उन्होंने चाय ला दी है मुझे, और मैं यदि साथ साथ पीऊँ तो आप बुरा नहीं मानिएगा। हालांकि ऐसी अभद्रता मैं करता नहीं, लेकिन चाय ठंडी हो जाएगी, और आप सब जानते हैं कि चाय ठंडी पीने का कोई मजा नहीं है। अमर सिद्धू जी कह रहे हैं, विक्रम भाई आज दिल बहुत उदास है। पंजाबी सिंगर राजवीर जौंदा का एक्सीडेंट हो गया है, फोर्टिस हॉस्पिटल में दाखिल है, भगवान से दुआ करो जल्दी ठीक हो जाए। हाँ, मैंने खबर सुनी थी ये, और मुझे उम्मीद है कि भगवान बहुत जल्द उन्हें फिर से स्वस्थ कर दे। कहा जा रहा है कि उन्हें काफी चोट लगी है, शायद रीढ़ की हड्डी में लगी है कुछ चोट। और ये जो सेलिब्रिटीज होते हैं ना, इनके एक्सीडेंट यूं ही नहीं होते। उसका कारण है, सबसे बड़ा कारण तो ये है कि इनके पास ऐसी गाड़ियां होती हैं, एक तो कि जो आसानी से आपको चोट नहीं लगने देती जब तक कि आपका भीषण एक्सीडेंट ना हो। और वैसे भी यार, ये जो इंडस्ट्री है ना, पता नहीं, हो सकता है आप लोग इसे कॉन्स्पिरेसी, मतलब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी माने। ये जो शोबिज है, शोबिज से अर्थात कोई भी मॉडलिंग का धंधा, न्यूज रीडिंग वाला धंधा, यानी जिसमें आपका चेहरा सामने आता है पब्लिक के, और आपको लोग जानना शुरू कर देते हैं, आपकी पॉपुलैरिटी बनती है, फिर वो सिंगिंग हो, फिल्मों में हो, कोई ये मॉडलिंग शॉडलिंग हो, और भी किसी भी ऐसी प्रकार का धंधा। ये धंधा जो है, ये, और इसमें यूट्यूब भी शामिल है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब शामिल है इसमें। ये बिना उस उस शक्ति के जो पीछे से सब कुछ घुमाती है, बिना उसके आशीर्वाद के चल नहीं पाता। और बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आप आपका छोटी सी हाँ या ना जो है, उसकी परिणति इस तरह के एक्सीडेंट्स में झलकती है। जरूरी नहीं है यहां भी ऐसा हुआ हो, लेकिन हुआ हो तो मुझे हैरानी नहीं होगी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। खैर, हमारी प्रार्थनाएं में राजवीर जवंदा जी हैं, भगवान उन्हें जल्द स्वस्थ करे। अरे, आचार्य मिश्रा जी ने इतने दिनों बाद कमेंट किया, हेलो विक्रम जी, हेलो आचार्य जी, आप कहाँ चले गए थे? आई एम राइटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, इंडीड यू आर। आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड इन आईसीयू with kidney failures. Oh, but God's grace and hard labor of my Dr. Son, I am better now. Thank you. I read Trambakam long time ago and best of my memories. Its author is Mahendra Madhukar, who also wrote Lopamudra and Cactus Lane. महेंद्र मधुकर का त्रयंबकम। नहीं, ये वो वाला नहीं है, यदि ऐसा कुछ है तो आपने आपने जाना होगा कि मैं अक्सर कहानी का नाम बदल देता हूँ, केवल
और केवल अनिल मोहन जी की कहानी पढ़ते हुए मैं उसका नाम वैसा ही रखता हूँ। बाकी किसी भी और कहानी का जब भी मैं नाम पढ़ता हूँ तो उसका नाम बदल देता हूँ। ये कहानी इस नाम से नहीं छपी है, त्र्यंबकम नाम से नहीं छपी है, इसका नाम कुछ और था, मिलता जुलता ही था, लेकिन कहानी पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इसका नाम त्र्यंबकम होना चाहिए। तो खैर कोई बात नहीं, ये जानकर अच्छा लगा कि अब आप पुनः स्वस्थ हैं। उम्मीद है आप हॉस्पिटल से बाहर आ चुके होंगे। I have these books in my home at Los Angeles these days. I am with my sons at San Francisco. I appreciate your good work of uploading classic novels. Thank you. जी धन्यवाद। वैसे आपने ये अच्छा मुझे याद दिलाया है, मैं त्र्यंबकम यजामहे भी वापस लाता हूँ अपनी कलेक्शन में। आपके कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी हुई जानकर कि आप पुनः स्वस्थ हैं और अब हमारे साथ हैं। शब्बीर भाई का कमेंट है, विक्रम भाई सॉरी मैं आज गया था लेकिन बारिश की वजह से कोई आया नहीं था। कोई बात नहीं, लेकिन दो बातें अच्छी हुई। अच्छा जी, एक सुबह जल्दी जागा और टाइम था तो वजह से एक दरगाह है से तो दर्शन भी हो गए, बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया भाई, आपकी वजह से मैं कई दिन से जाने की सोच रहा था लेकिन वक्त निकल नहीं मिल रहा था। अब नेक्स्ट संडे को जाऊंगा। सॉरी भाई, माफ करना और आपने मुझे मेल कर दो प्लीज, मुझे मेल करना नहीं आता। क्या बात कर दी, आपके पास ईमेल आईडी तो होगा ना, ये जिससे आपने ये गूगल आईडी बनाया है वो आपका ईमेल आईडी है, वहां से आप ईमेल कर दीजिए। अब मुझे आपका आईडी दिख नहीं रहा है, नहीं तो मैं आपको अवश्य मेल कर देता। या तो आप मुझे ईमेल आईडी अपना दीजिए और मैं आपको ईमेल कर देता हूँ। खैर चलो, वो तो कहते हैं ना कि आम के आम और गुठलियों के दाम। आप गए, आपने पुस्तक का पता किया और फिर आपने दरगाह में जाकर दर्शन भी कर लिए, ये भी अच्छी बात है। आप मुझे अपना ईमेल आईडी दे दीजिएगा, मैं आपको ईमेल करता हूँ। आर के राज, वीरेंद्र त्यागी अपना खेल अकेले खेल, त्यागी सीरियल किलर मुजरिम, उसको दुनिया के विषय में ज्ञान है कि लोग अच्छे नहीं है। नहीं, त्यागी खुद अच्छा नहीं है, तभी वो इस तरह का आदमी है। लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब हम ऐसा नहीं ना कह सकते कि, अब देखिए, आप में से बहुत से लोगों ने कहा है, जैसे मैंने उस दिन कल ही कहा था कि 12 लोग कह चुके हैं कि जो ये मैं कमेंट पढ़ता हूँ ये अच्छे लगते हैं सुनने में। केवल 4 लोग हैं जिन्होंने कहा कि नहीं इसे समेट दीजिए। चलिए आज मनीष जी को ऐड कर लेते हैं, 5 हो गए। फिर भी 12 और 5 का अनुपात है, ठीक है। तो यानी बहुतायत जो है वो एक तरफ है, तो ऐसे ही बहुतायत भारत में लोगों की जो है वो अच्छे लोगों की ही है। कोई, क्योंकि हम, हमारा जो सांस्कृतिक बनावट है ना जो हमारी, वो ऐसी है ही नहीं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम इवॉल्व होने में हमने बहुत 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 टाइम लिया है। ये सब कुछ हमारे खाने पीने से दिखता है। आजकल के खाने पीने पे मत जाइए। मैं अक्सर अपनी बातचीत में कहता हूं कि हम इतना इवॉल्व हुए हैं कि एक ही जैसी दिखने वाली चीज जो कि प्रकृति से हमें मिलती है, उसका हमें अच्छी तरह से भान है कि एक चीज खाने से पहले प्रयोग में लाई जाएगी और एक चीज खाने के बाद। देखने में एक जैसा होता है जीरा और सौंफ। अब आ जाएंगे कुछ लोग टेक्निकल पॉइंट डालकर, सौंफ ये होती है वो होती है, नहीं। किसी भी अंग्रेज को दिखा देना, उसको कहना ये दोनों चीजें देख के इसमें से बताना जरा कौन सा, एक एक दाना ही रखना। लेकिन हमें अच्छी तरह से पता है कि कौन सी चीज खाने से पहले प्रयोग में लाई जाती है और कौन सी बाद में। कहने का मेरा तात्पर्य है कि हमारा इस हिस्से पर जीवन इतनी देर से चल रहा है कि जब, जहां आज भी केवल रॉ फॉर्म में जीवन जिया जा रहा है बाहर के खानों में। देख लीजिए आप, बाहर के लोगों को कुछ भी है, वो कभी भी ताजा खाना उनके यहाँ कुछ भी नहीं है।
ये जो पिज्जा बर्गर ब्रेड हैं ये सब बासी उससे बनते हैं, ताजा कोई चीज नहीं है उनके यहाँ। जैसे हमारे यहाँ जैसे खानों में 10 तरह के, 10 क्यों 36 तरह के मसाले डलते हैं, ये डालो वो डालो, ऐसा ऐसा कोई खेल उनके यहाँ नहीं है। हाँ, वो बनाने को आजकल गोरमेट और ये सब वो कर देंगे, वो एक अलग बात है। क्या वहां पर सामान्य व्यक्ति भी वैसा ही खाना खाता है? नहीं। जबकि हमारे यहाँ आप देखिए कि, और मैंने अपने जीवन में देखा हुआ है, जब कभी पिताजी के साथ हम गांव जाते थे तो मैं देखकर बहुत हैरान होता था कि दादी वगैरह लोग बैठ जाते थे, वो शायद 4 बजे ही शाम के खाने का जो वो है ना प्रोसेस शुरू कर देते थे, और शाम को 6 बजे तक सबका खाना वाना तैयार हो जाता था, क्योंकि उस वक्त लाइट वाइट होती नहीं थी। जैसे ही सूरज छिपता था उसके साथ ही लोग ये जो लालटेन होती है और आंगन में बिस्तर बिछाकर सो जाते थे चांद की रोशनी में। खैर, तो खाने से और पोशाक से हमें, ये तो मैंने स्वयं किसकी डायरी में पढ़ा है यार, अंग्रेज जब यहाँ आए ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सोल्जर्स थे उनमें से एक आदमी ने अपने गांव चिट्ठी लिखी कि ये लोग ऊन पौधों पर उगाते हैं। उसने अपने पिताजी को चिट्ठी लिखी, दे ग्रो वूल ऑन प्लांट्स। उसे ऊन और कपास में फर्क नहीं समझ में आ रहा था। ये मैं ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, 1700 कुछ की बात कर रहा हूँ। तो आप सोचिए, इसलिए हमारे यहाँ सांस्कृतिक रूप से हम बहुत ही शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। इस तरह की उधम त्यागी जैसे उधम मचाने के लिए आदमी को बहुत ही विकृत मानसिकता का होना पड़ता है। खैर, कुछ ज्यादा ही लंबी बात चलेगी। सुशील त्यागी जी कह रहे हैं नमस्कार भाई, कहानी के लिए धन्यवाद। धन्यवाद जी। अवतार भाई कह रहे हैं विक्रम भाई नमस्कार, कहानी बहुत ही अच्छी थी, सुनकर मजा आया। धन्यवाद भाई जी। आचार्य मिश्रा जी कह रहे हैं आई थिंक द ओरिजिनल नेम इज त्र्यंबकम यजामहे। जी नहीं, ये वो दूसरी कहानी है। त्र्यंबकम यजामहे थोड़ी पुरानी कहानी है, ये थोड़ी सी नई कहानी है, बस केवल मैंने नाम बदली कर दिया इसलिए। सुनील कुमार जी कह रहे हैं विक्रम सर अगर कभी कमेंट ना कर पाऊं तो कृपया माफ करना। नहीं भाई जी, माफी मांगने की क्या जरूरत है, समय लगे तो कमेंट कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। विनोद जानी जी कह रहे हैं नमस्कार सर, इस नॉवल में गुरु का गुरु जगमोहन लगता है। क्या सिरे की बात कही है आपने, क्या बात कही है भाई साहब आपने। सच में गुरु का गुरु तो जगमोहन ही है, हाथ पांव तो उसी आदमी ने मारे। मतलब देवराज चौहान भी ठीक है बैठा था, ये पकड़ लिया पुलिस ने, हाँ जी पकड़ लिया, कोई बात नहीं। यानी उसे पता था कि वो पुलिस वालों को मारना नहीं है, वो बिना मारे निकल नहीं सकते। यही कुछ त्यागी जैसा होता तो कुछ ना कुछ पैसे देके पुलिस वालों से अपने ही अफसर को मरवा देता। वहीं थाने में विजयवाड़ा के सुनील वर्मा जैसा, जो कि अकेला आदमी था जो थाने में पैसे नहीं लेता था और किसी को लेने नहीं देता था, लेकिन फिर भी जगमोहन ने, मतलब आप सोचिए क्या साइकोलॉजी होगी, एक आदमी पूरा डिग्गी भरकर पैसों की लाया और उसका पता नहीं, उसको दे भी दी चाबी की नहीं, सुंदर को वापस जाते हो कि भाई वहां से गाड़ी उठा लियो, कम से कम उसका वहां काम तो बन जाए। वो कहाँ डकैती करता फिर रहा था, उतना माल तो उसके हाथ में आना नहीं था डकैती करते हुए जितना कि वो भर के लाया था। खैर, पर ये बात बिल्कुल सही कही आपने, गुरु का गुरु जगमोहन निकला इसमें, सही कहा। और देखो एक बार नहीं, दो बारी, दो के भी 3 बारी कह लो। पहले वो डिग्गी लेकर आया, फिर उसने सोहन लाल को एंगेज किया कि भाई सिग्नल डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है, और फिर उसके बाद भी लगा ही रहा। बहुत सही पकड़ा आपने, धन्यवाद। सुधीर झा जी कह रहे हैं पिछले एपिसोड में वीरेंद्र त्यागी अन्नामलई जी के पुलिस के ड्रेस में था, जबकि इस एपिसोड में बताया कि वो कैदियों के ड्रेस में था। हाँ हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अभी हमारे इससे पहले, आपसे पहले भी एक भाई ने पकड़ लिया था, किन्होंने पकड़ा था, एक मिनट कहाँ गया वो, मनीष जी ने और शायद राजकुमार जी ने पकड़ा था। हाँ, तो सही कहा।
कोई बात नहीं, हो जाती है ऐसी कहानियां। जब थोड़ा समय लगाकर लिखा जा रहा हो और एपिसोड मतलब दृश्य अलग अलग लिखे जा रहे हो ना, तब इस तरह हो जाता है। इससे साफ पता चलता है कि इस कहानी पर एक से ज्यादा आदमियों ने काम किया है। ये तो कुछ भी नहीं है। अभी हमने पीछे कौन सी कहानी पढ़ी थी जिसमें तीन एक ही पैरे में तीसरी चौथी लाइन में, पहली लाइन में उसे रिवॉल्वर बताया गया, दूसरी लाइन में पिस्टल बता दिया। तो खैर, चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मैंने अब तक के आए सभी कमेंट्स का उत्तर दे दिया है। फिर भी एक नजर मार लेता हूं और मैं इसे, गौरव कुमार भाई का कमेंट रह गया था। धन्यवाद भाई जी, जल्दी पार्ट अपलोड करने के लिए, पर अब कहानी लंबी हो रही है, आगे देखते हैं क्या होगा। गुड नाइट। धन्यवाद। नहीं, मेरी पूरी चेष्टा थी, पूरा प्रयास था, लेकिन मैं बताता हूँ आपको कि क्यों मैं फटाफट इसको कंप्लीट कर रहा था, और जितना फटाफट हो सका मैंने कर दिया है। और वो इसी चक्कर में कि मुझे अपने, मैं ये सूचना वैसे बाकी लोगों के लिए भी अपने वो जो पोस्ट सेक्शन है उसमें डाल देता हूँ, ताकि आप लोग क्रोधित ना हो, क्रुद्ध ना हो। मुझे अपने ऑफिस के काम से, तो क्या है जी, बॉस की चमचागिरी मारने के चक्कर में साफ कहूं, तभी तो मैंने अपनी पहचान छुपा रखी है। आवाज से ही पता नहीं कब पहुंचेगी, हो सकता है पहुंच भी जाए उस तक। तो बंदा तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा वो है, शायद प्राइवेट नौकरी में सभी होते हैं ऐसे। मुझे उनके साथ जी पूरे हफ्ता भर का भ्रमण करने के लिए जाना पड़ रहा है, तो मैं अपने स्टेशन पर नहीं होऊंगा। स्टेशन पर नहीं होऊंगा तो कहानी मैं प्रस्तुत नहीं कर पाऊंगा। और अरे, बाबा जी का कमेंट रह गया था एक। सॉरी बाबा जी, आपने जल्दी अपलोड करके सरप्राइज दिया है। थैंक्स ओल्डर ब्रदर। धन्यवाद भाई जी। नहीं, एक और, ये कैसे हो गया? मजा आ गया। ये भी बाबा जी का कमेंट है। मजा आ गया सरकार, विक्रम भाई। जय महादेव, जय महादेव। पर आपके सुबह के टाइम का क्या हुआ? अपलोड नहीं किया, लगता है थक गए थे। आखिर है तो इंसान ही, नो प्रॉब्लम। पर लास्ट है, थोड़ा ख्याल करिएगा बॉस, लास्ट पार्ट है। और बॉस, मेरे कुछ कमेंट्स आपने देखे ही नहीं क्या? थोड़ा लंबे थे इसलिए। क्या कृष्णा बहन के लिए कमेंट थे? प्लीज रीड दैट कमेंट प्लीज। मैं देखो अभी जा रहा था, लेकिन मैंने फिर भी ध्यान दिया कि यार कोई रह तो नहीं गया, और उसमें आपका कमेंट दिखा। ऐसी बात नहीं है बाबा जी, लेकिन अब आप लोगों का इतना प्यार बरस रहा है कि एक आधी बूंद हो सकता है, मेरे हाथ छोटे हैं, उसमें से फिसल जाती हो। बुरा मत मानिएगा अगर मैं किसी का कमेंट ना पढ़ पाऊं, तो क्षमा प्रार्थी होऊंगा आप सबका। तो खैर, मैं ये कह रहा था कि मैं अगले संडे से पहले, मुझे लगता नहीं है कि मैं कोई कहानी पोस्ट कर पाऊंगा। तो उम्मीद है कि आप सब नाराज नहीं होंगे, लेकिन अगले संडे को हम फिर मिलेंगे, क्योंकि मैं सुबह 7-8 बजे तक वापस आ जाऊंगा अगले संडे को, और फिर हम पुनः अपना ये सिलसिला शुरू करेंगे 5 तारीख के बाद से। ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में इस नोटिफिकेशन को अपलोड कर देता हूँ। चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं हम 5 तारीख के बाद। तब तक के लिए आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।